हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में। इंडियन ज्योग्राफी का आज हमारा नया खंड शुरू होने वाला है और इस खंड को शुरू करने से पहले इसके इम्पोर्टेंस के बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि इस खंड का क्या इम्पोर्टेंस है, एग्ज़ाम में क्या महत्व है। तो इंडियन ज्योग्राफी में अब तक के सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाने वाला खंड यही है और आगे भी प्रश्न पूछने की यही संभावना है कि इस खंड से अधिक प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, तो जैसे कि हमने हर टॉपिक में हम बात करते चलते कि जिस टॉपिक के बारे हमें पढ़ना है सबसे पहले हम इंडेक्स बना लेंगे कि ताकि एक क्लियरिटी होगी कि इसके अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों को कवर करनी है, किन किन चीज़ों को छोड़नी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, भारत का नदी तंत्र। भारत का प्रमुख नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे आज की इस सेशन में और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़नी है। तो सबसे पहले हिमालय तथा पर्यादीप नदियों में अंतर पढ़ना है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जनरली इससे हिमालय तथा पर्यादीप नदियों में अंतर, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा जाता है। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो पूरा डिटेल के साथ पढ़े, आधे अधूरे ज्ञान लेके क्यों आगे बढ़े, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम का पैटर्न बदलता चल रहा है, क्या पता भविष्य में इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए हम पूरे डिटेल के साथ करेंगे। ठीक है, अगली जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ये सिंधु नदी और उसके सहायक नदी पढ़ेंगे। सिंधु नदी और सहायक नदियाँ, जैसे आपने सुना होगा पंचनद नदियाँ किसे कहते हैं, उसके बारे में इस खंड के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद गंगा नदी और उसकी सहायक नदी के बारे में बात करेंगे। अगली खंड गोदावरी और उसके सहायक नदियाँ। फिर हम पांचवी टॉपिक में देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी और सहायक नदियाँ, कृष्णा और सहायक नदियाँ, कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियाँ, अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ जो छोटे मोटे नदियाँ जो इम्पोर्टेंट हैं, जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, उसको हम देखेंगे इसमें। उसके बाद हम वाटरफॉल देखेंगे, यानी जलप्रपात देखेंगे। कौन सा नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है, कहाँ बनाती है और कौन सा सबसे बड़ा जलप्रपात है, इटिस, ये देखेंगे। उसके बाद प्रमुख झीलें के बारे में बात करेंगे, इम्पोर्टेंस झीलें। उसके बाद कुछ हम हर टॉपिक के अंत में जैसे देखते हैं कि संभावित प्रश्न कैसे इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं और किस तरीके से पूछा जाता है। उसके बाद इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये भी देखने वाले हैं कि कौन सा नदी में कौन सा बांध बनाया गया, कौन से परियोजना बनाया गया, इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप पूरा ईमानदारी पूर्वक और 100% के साथ इसको कीजिए। पूरा नोट्स के साथ प्रॉपर नोट्स बना लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिमालय नदियाँ और पर्यादीप नदियाँ में अंतर क्या है, जो छोटी मोटी अंतर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हिमालय नदियाँ जो होती हैं ना वो 12 मासीय होती है, लेकिन पर्यादीप नदियाँ जो होती है ना वो वर्षा पर डिपेंड करती हैं। ये डिपेंड किस पे रहती है, वर्षा पर। 12 मासी नदी के कहने मतलब है कि साल भर इसमें पानी रहता है और वर्षा पर डिपेंड, वर्षा के समय इसमें पानी रहता है, बाकी समय में ये सूखा पड़ जाता है। ठीक है, दूसरी बात है हिमालय नदियाँ जो होते हैं ना ये युवा अवस्था में है, यानी यंग है, यंग। ठीक है, ये प्रौढ़ावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है। ठीक है, तीसरी बात हम करते हैं, ये पूर्वगामी होती है या अनुगामी। पूर्वगामी और अनुगामी दोनों हो सकती है। हिमालय नदियाँ पूर्वगामी भी हो सकते हैं, अनुगामी भी हो सकती है। ठीक है, और ये अनुगामी होते हैं। अनुगामी के कहने का मतलब क्या है, अनुगामी नदी ऐसे नदी जो ढाल के समांतर बहती है, जो ढाल है उसके अनुरूप बहती है, ऐसे नदी को अनुगामी नदी कहते हैं। पूर्वगामी नदी ऐसी नदी जो हिमालय से पहले से बहती आ रही है, जैसे कि सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इट्सेट्रा। ठीक है, आगे हम बात भी करेंगे। उसके बाद जो हिमालय नदियाँ होती है ना वो विसर्प बनाती हैं।
विसर्प अधिक बनाती है, ये थोड़ा विसर्प कम बनाते हैं, क्योंकि ये अधिकतर ये मैदानी भागों में बहती हैं। तो मैदान भाग में जाते हैं तो ऐसे ऐसे करके नदी बहती है, तो इसी को विसर्प कहा जाता है। ये जो मोड़ आता है इसको विसर्प, ये जनरली ये चट्टानों पहाड़ों से निकलती है, तो इसे विसर्प बनाने के मौका बहुत कम मिलता है। ठीक है, ये अपने मुहाने पर क्या बनाता है, डेल्टा बनाता है। ये डेल्टा भी बनाता है और एस्चुरी भी बनाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा जो होता है, नदी जब मुहाने पर होता है तो जल इसके चारों तरफ से ऐसे छिट जाता है, इसको कहा जाता है डेल्टा। ठीक है, बस इससे अधिक आपको इस टॉपिक में जानने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपका नॉलेज के लिए मैं आपको ये दोनों डिफरेंस से बताया हूँ। चलिए, हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे मेन पर्पज़ है नदी के बारे में पढ़ना, वो कितना इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो नदी तंत्र है, ठीक है, तो हमारा पहला जो नदी तंत्र है वो सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, इसमें हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। वो जो नया तरीका है पढ़ने का जियोग्राफी, उसके माध्यम से देखने का बहुत ही बेस्ट तरीका है ये याद करने का भी, और चित्र में भी दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियरिटी होगी कि कैसे कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले जो ये नदी होती है ना, ठीक है, सिंधु नदी, मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। ये नदी नेपाल के जो है ना मानसरोवर के से निकलती है। ठीक है, आप मेरे साथ ऐसे डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको याद हो गया आसानी से। ये है मानसरोवर तिब्बत में। ठीक है, यहाँ से नदी निकलती है और दमकोच के पास जो होती है ना, दमकोच इसके पास ये भारत में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, भारत में प्रवेश कर जाती है, और यहीं से इसके नीचे राकस ताल है, राकस ताल या राक्षस ताल भी कहा जाता है, राक्षस ताल। यहाँ से निकलती है कौन सा नदी, सतलुज नदी। ठीक है, यहाँ से निकलती है झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास। ठीक है, तो मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, दमकोच के बाद भारत में प्रवेश कर जाती है, और उसके बाद से जो ये राकश ताल है, यहाँ से सतलुज नदी निकलती है और सिंधु में मिल जाती है। उसके बाद चेनाब आके किससे मिलती है, चेनाब आकर सतलुज से मिलती है। ठीक है, सतलुज से मिलती है, झेलम सतलुज से मिलती है, चेनाब झेलम से, रावी भी झेलम से मिलते हैं। यहाँ मिठन कोट में जब सब नदी मिल जाती है तो इसको पंचनद भी कहा जाता है। ठीक है, अरे ये सिंधु नदी के जो है ना, ये लेफ्ट बैंक, ठीक है, लेफ्ट सहायक नदियां हैं, यानी बाएं तरफ से सहायक नदियां हैं। पंचनद जो है बाएं तरफ से सहायक नदियां हैं। तो अभी एग्जाम में पूछा जाता है बाएं सहायक नदियां या दाहिने सहायक नदियां। दाहिने सहायक नदियां अगर दाहिने तरफ से देखा जाए तो ये है सोयोग से मिलता है नुब्रा, यहाँ मिलता है गिलगित। ठीक है, ये आप डायग्राम बना लीजिए और जो नोट्स लिखा हुआ उसको भी आप लिख लीजिए। ठीक है, ये डायग्राम मैं मिटाने वाला हूँ, चलिए नहीं मिटाता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये मानसरोवर झील से होता है। मानसरोवर झील कहाँ है, तिब्बत के
बोखरचू से, बोखरचू ग्लेशियर है, ये देख सकते हैं यहाँ से निकलती है। ठीक है, ये है, ये बढ़िया से देख सकते हैं, ये मानसरोवर झील के बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, उद्गम। और ये दमकोच के पास, दमकोच के पास ये भारत में प्रवेश करती है, ये है दमकोच, यहाँ पर ये भारत में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और एक बात याद रखना पीछे से, ये सिर्फ सिंधु नदी सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर बहती है। भारत में मात्र एक ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर ये बहती है, यहाँ से निकलती है और यहाँ से सिंधु नदी यहाँ मिल जाती है अरब सागर में। ठीक है, यहाँ से, यहाँ कहाँ है, मानसरोवर झील से निकलती है और ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उसके बाद ये डायरेक्ट मिल जाता है। तो सिर्फ भारत में 2 केंद्र शासित प्रदेश को सिंधु नदी टच करता है, वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और ये चिल्लास के पास ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, चिल्लास के पास ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, उसके बाद ये अरब सागर में अपना मुहाना जल गिराती है। एक विशेष बात, सिंधु नदी काराकोरम और लद्दाख पर्वतमाला के बीच से होकर बहती है। यहाँ पर भी दिखाया गया है डायग्राम में, ये है लद्दाख और ये काराकोरम, इसके बीच से होकर सिंधु नदी बहती है। ठीक है, तो सिंधु नदी किन किन दो ह्रदों के बीच से बहती है, तो काराकोरम और लद्दाख के बीच से सिंधु नदी बहती है। ठीक है, जितना मैं मार्क कर रहा हूँ उसको आप लिखते चलिएगा, डायग्राम भी ऊपर में बता दिया। सबसे पहले आप ये डायग्राम ये लिख लीजिए, उसके बाद डायग्राम बनाइए, उसके बाद जो जो मार्क कर रहा हूँ वो आप लिखते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे बताया, 22 तटवर्ती सहायक नदियाँ, 22 तरफ से मिलने वाले सहायक नदियाँ हो गए जास्कर, ठीक है, जास्कर हो गया, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। आप सिर्फ पंचनद याद रखना है, पंचनद में 5 नदियाँ आती है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, और दाहिनी तरफ से जो मिलती है, दाहिनी तरफ से, वो है श्योक, गिलगित, हुंजा, स्वात, ठीक है, कुर्रम, गोमल, काबुल। ठीक है, ये देखते हैं बोखरचू से निकलती है, बोखरचू से निकल के ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, इसके बाद ये अरब सागर में मिलती है। ये है दाहिने तरफ से, सॉरी, ये है बाएं तरफ से, ये है दाहिने तरफ से आकर मिलने वाले सहायक नदी। अगर पॉसिबल हो तो आप ये डायग्राम बना लीजिए। यहाँ से निकलती है झेलम, झेलम, ये यहाँ से निकलती है सतलुज नदी, सतलुज नदी, ये हो गया ब्यास नदी, ये हो गया रावी नदी, और ये हो गया चेनाब नदी। ठीक है, तो इसके सहायक नदियाँ भी आप करते चलिएगा। झेलम, ठीक है, झेलम की एक सहायक नदी है किशन गंगा। ओके, ये जो 5 नदियाँ मिठन कोट में मिलता है ना, यहाँ पंचनद इसको कहा है, पंचनद। बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ 5 को याद रखना, पंचनद। दाएं तरफ से श्योक, गिलगित, स्वात, कुन्नार, खुर्रम, काबुल, तोची, गोमल, झौब। ठीक है, ऐसा डायग्राम बना लीजिए ताकि याद करने में आपको आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। ये डेल्टा का निर्माण करता है और अरब सागर में मिल जाती है। ये अरब सागर है, ये अरब सागर में आकर अपने जल गिराती है, मुहाना इसका है। ठीक है, तो ये है सिंधु नदी के बारे में बात कर लिए। अब उसके सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सहायक नदी है सतलुज नदी, सबसे पहली सहायक नदी है सतलुज नदी। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट सहायक नदियाँ, राइट सहायक नदियाँ। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इसको कहा जाता है पंचनद। राइट बैंक में श्योक, इसकी सहायक नदी है नुब्रा, गिलगित, काबुल, झौब,
ठीक है, इसे भी आप लिख सकते हैं जो आपको आसानी हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सतलुज नदी। सतलुज नदी के बारे में हम बात करते हैं, जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी निकलती है तिब्बत के राक्षस ताल से। ठीक है, मानसरोवर झील से तो सिंधु नदी निकलती है, तो राक्षस ताल से जो होती है ना, राक्षस ताल से ये सतलुज नदी निकलती है। ठीक है, सतलुज नदी निकलती है राक्षस ताल से। तो सबसे पहले इसके प्राचीन नाम सतुर्दी हैं। सतुर्दी इसका प्राचीन नाम है, वेद में इसका नाम दिया गया सतुर्दी। प्राचीन नाम भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके उद्गम ये कहाँ से निकलती? ये तिब्बत के राक्षस ताल या राक्षस ताल, जो भी पूछे, राक्षस ताल भी कहा जाता है, वहाँ से निकलती। ये है राक्षस ताल या राक्षस ताल, ये। ठीक है, यहाँ से सतलुज नदी निकलती है। और जैसे कि सिपकिल्ला कल भी बात किए थे, ये सिपकिल्ला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करते। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, पिछली वीडियो में मैं बताया हूँ, ये है सिपकिल्ला दर्रा, इससे होकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये इसके प्रवाह जो होती है, प्रवाह भारत में हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, दो राज्य में इसकी प्रवाह है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो 24-59 किलोमीटर है। ठीक है ना, ये है सतलुज नदी। सतलुज नदी तिब्बत से निकलती है। यहाँ पर दर्रा है, एक दर्रा है जिसको सिपकिल्ला दर्रा कहा जाता है। ये सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ये पंजाब में, और यहाँ से आकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरफ से बाउंड्री भी डिजाइन करती है। यहाँ पे पूरा डिटेल से दिया है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, बहुत सुंदर से दिया है। यह है सतलुज नदी। सतलुज नदी, इसका एक सहायक न ब्यास नदी। ठीक है, सतलुज नदी सिंधु के सबसे दक्षिणी सहायक नदी है। दक्षिणी कहा जाए या बायां कहा जाए, ठीक है, एक बात है। ये सतलुज नदी जो होती है, ये सतलुज नदी सिंधु के सबसे दक्षिणी सहायक नदी है, और यह भारत में सिंधु के सबसे लंबी सहायक नदी है। और भारत में सिंधु के सबसे लंबी सहायक नदी इस दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। और सिंधु नदी जो होता है ना, एकमात्र सहायक, सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो तिब्बत से निकलती है। ठीक है, सिंधु की और नदी है जो तिब्बत से नहीं निकलती है, सिर्फ एकमात्र सतलुज नदी ही है जो तिब्बत से निकलती है। ठीक है, इसके सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे तो चिनाब हो गया है, ब्यास हो गया है, बांसपा, स्पीति, जो याद रखना है आपको, लेकिन चिनाब और ब्यास तो याद ही रखना है। मैंने डायग्राम में बता दिया है, डायग्राम से भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ब्यास आकर मिलता है और ये चिनाब भी आकर मिलता है इससे। ठीक है, इस पर जो परियोजना बनाया गया है, जल विद्युत परियोजना, एक है लुहरी स्टेज, ये है हिमाचल प्रदेश में। आप परियोजना को भी देख सकते हैं, ये है परियोजना, हिमाचल प्रदेश में बनाया है। दूसरी भांगड़ा नागल बांध, ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, पूरा भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे ऊंचा बांध है भांगड़ा नागल बांध। ये कहाँ है? ये तो पंजाब में है। और किस नदी पर बना है? तो ये सतलज नदी पर बना है, ये आप देख सकते हैं, सतलज नदी पर बना है। ये है भांगड़ा नागल। ठीक है, ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, इस पर गोविंद सागर झील भी एक झील है, गोविंद सागर झील, ये भी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। ये है गोविंद सागर झील, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, गोविंद सागर झील। ठीक है, इस पर इंदिरा गांधी नहर भी बनाया गया, ये नहर है, ये नहर भी इंदिरा गांधी नहर भी बनाया गया है। किस नदी पर? तो ये सतलज नदी पर, सतलुज या सतलज। ठीक है, तो हमारा सतलज नदी के बारे भी हो गया है। अब नेक्स्ट सहायक नदी है चिनाब नदी। नेक्स्ट सहायक नदी क्या है? चिनाब नदी है। ठीक है, चिनाब नदी है, यहाँ देख सकते हैं चिनाब नदी। ठीक है,
ये दो नदियाँ ये जब निकलती है तो दो नदियों के नाम से निकलती है। दो नदियों के, एक चंद्र एक भागा, इसको मिलने से क्या होता है, इसको मिलने से ही ये बनता है चिनाब नदी। ठीक है, चंद्र और भागा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति घाटी से बारालाचा दर्रे से निकलती है। बारालाचा दर्रे मैंने बताया कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा दर्रा निकलती है कौन सा नदी, तो यह है चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब चंद्रभागा संयुक्त धारा को जब मिलती है, चंद्र और भागा मिलती है तो इसको चिनाब कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 90 किलोमीटर बहती है। हाँ, ये याद रखना, जम्मू और कश्मीर से ये पाकिस्तान के सियालकोट ज़िले में प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर से ये पाकिस्तान के सियालकोट ज़िले में प्रवेश करती है। ठीक है, इसके सहायक नदियाँ अगर दाएं तरफ दाएं किनारे से देखें, दाहिने तरफ से झेलम हो गया है, चेनी हो गया है, बिचलेरी हो गया है, अंश। अगर बाएं किनारे से अगर देखेंगे तो रावी याबू नाला, बस इतना ही आपको याद रखना है और नहीं। ठीक है, मैप में भी दिया है लेकिन मैप से आपको समझ में नहीं आएगा। तवी और मनावर तवी नदी जो है ना पाकिस्तान में चिनाब से मिलती है। जो पाकिस्तान के दो नदी है तवी और मनावर तवी नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिलती हैं। ठीक है, चिनाब नदी पर बनाए गए महत्वपूर्ण परियोजनाएं, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि कौन सा नदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई है। तो चिनाब नदी भारतीय रेलवे ने विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर बनाया गया है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, चिनाब नदी पर बना है। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इस पर काम बना है। ठीक, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बना है। यह है रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर बनाया गया है। आपको मैं चित्र दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा स्पष्ट और क्लियर होगा। सलाल बांध इसी पर बना हुआ, ये देखते हैं सलाल बांध। ठीक, ये है सलाल बांध, इसी नदी पर बना है। दुलस्ती भी इसी पर बना है, यह है दुलस्ती। ठीक है, पाकुल दुल बांध इसी पर बना है। तो ये बांध का नाम नोट कर लीजिएगा सब। ठीक है, पाकुल बांध, दुलस्ती, सलाल, ये सब नोट कर लीजिएगा। ये मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद आसानी होगी, याद करने में देखने से ज़्यादा क्लियर होता है। तो हमारा 3 सहायक नदियाँ हो गया। नेक्स्ट हमारा है झेलम नदी। नेक्स्ट क्या है हमारा, झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये नदी भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। भारत और पाकिस्तान से होकर झेलम नदी बहती है। ये पंजाब के 5 नदियों में सबसे बड़ी पश्चिमी नदी है। पंजाब के 5 नदियों में सबसे बड़ी पश्चिमी नदी है। ये कहाँ से निकलती है, तो वेरीनाग झरना। वेरीनाग झरना कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, वेरीनाग झरना जम्मू कश्मीर से ये निकलती है, अब देख सकते हैं। ठीक है, उद्गम ये श्रीनगर और बुलर झील से होकर बहती है। बुलर झील जो है इससे होकर बहती है। झील भी आपको दिखा दिया, यहाँ से निकलती ये है झील, बुलर झील। इसके बाद ये कहाँ अंत में मिल जाता है, पाकिस्तान में, और इसका मुहाना है चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी में अपना जल मिला देती है। इसकी कुल लंबाई देखनी तो 725 किलोमीटर है और 170 किलोमीटर की भारत सीमा बनाती है। सहायक नदियाँ इम्पोर्टेंट हैं। सहायक नदियाँ इम्पोर्टेंट हैं, किशनगंगा, इसको नीलम नदी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूधगंगा, लीदर नदी और कुनहार नदी। ठीक है, ये सहायक नदियाँ इसकी, आप यहाँ भी देख सकते हैं सहायक नदियाँ, लेकिन इससे आपको क्लियरिटी नहीं होगी। इस पर बनाए गए सबसे महत्वपूर्ण परियोजना ये है तुलबुल परियोजना। ये है तुलबुल परियोजना, सबसे इम्पोर्टेंट है तुलबुल परियोजना। ये है यूरी परियोजना।
ठीक है, ये कौन सा, यूरी परियोजना। ठीक है, अब रावी नदी के बारे में बात करते हैं। रावी नदी के बारे में बात करते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होती है, तो इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होकर होती है। कुल्लू पहाड़ी की रोहतांग दर्रे से होकर इसका उद्गम है। ठीक है, मैं दर्रे भी पिछले क्लास के वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं किया तो जाके देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। और ये माधवपुर के पास पंजाब में प्रवेश करती है। उसके बाद ये कहाँ अंत में, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और ये अपना नदी चिनाब नदी में मिला देती है। इसके मुहाना कहाँ है, चिनाब नदी। इसके सहायक नदियों में अगर देखा जाए तो उज नदी, साहो नदी, सिउल नदी, चिरचिंड नाला, बुधिल। प्रमुख परियोजना रंजीत सागर बांध, ये है रंजीत सागर बांध। आप देख सकते हैं रंजीत सागर बांध। शाहपुरकंडी बांध परियोजना, शाहपुरकंडी बांध योजना, यह है शाहपुरकंडी बांध योजना। अब लास्ट है ब्यास नदी। ये कहाँ से निकलती है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होकर निकलती है। ये धौलाधर श्रेणी से होकर बहती है, याद रखना, धौलाधर श्रेणी से होकर बहती है। और पंजाब में हरिके नामक स्थान पर ये सतलुज नदी में मिल जाती है। इसका मुहाना कहाँ है, सतलुज नदी। और ये इम्पोर्टेंट है, सिंधु नदी के पंचनद नदियों में मात्र एक ऐसा नदी है जिसका प्रवाह पूरी तरह भारत में है, वो भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। केवल एक ही नदी ब्यास नदी है जिसकी पूरी प्रवाह भारत क्षेत्र में है, दो राज्य में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। ठीक है, ये है ब्यास नदी, हरिके पास पंजाब में मिल जाती है। इस पर प्रमुख परियोजना बनाए गए पौंग बांध। पौंग बांध, ये है पौंग बांध, हिमाचल प्रदेश में पौंग बांध। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस यहीं तक। हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पूरा डिटेल और पूरे अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो गंगा नदी तंत्र के बारे में, इसकी सहायक नदियों को लेकर आएंगे। ठीक है, आज के बस यहीं तक। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर कहीं पर दिक्कत है या नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते कि ये मुझे नोट जो अभी मैं दिखाए ये चाहिए, तो मैं PDF प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, चलिए बस आज के लिए यहीं तक, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, गंगा नदी तंत्र। थैंक यू सो मच।